Hello everyone, very good evening. Kindly confirm if audio video is clear. Dilshad, Raj Sarkar, Ganesh, Jyoti, Aparna, very good evening. Kindly confirm if audio video is clear. All clear. Okay. So let's start with the second lecture of relational algebra. तो कल हमने क्या है इंट्रोड्यूस कर दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा। उसके अलावा हमने डिस्कस कर लिए थे बेसिक रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस। ठीक है, आज क्या करेंगे सर? सबसे पहले तो क्वेरी लैंग्वेजेस क्या होती हैं ये देख लिया, व्हाट इज रिलेशनल अलजेब्रा, बेसिक रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन, और कुछ अलग किया था। एक हमारा फर्स्ट चैप्टर का कुछ कंटेंट बच जाता था कि सर कैसे निकाले नंबर ऑफ सुपर कीज, वो आई होप अब सबको क्लियर होगा। ठीक है, अब आज क्या करेंगे सर? सबसे पहले तो डिराइव्ड रिलेशन अलजेब्रा ऑपरेशन कौन कौन से हैं वो हमने देखे हुए हैं। जॉइन ऑपरेशंस कौन कौन से टाइप से हैं वो समझेंगे। डिवीजन ऑपरेशन कौन कौन से हैं वो समझेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ टाइम परमिट्स, मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी भी क्वेरी को समझने के लिए या फिर किसी भी क्वेरी को लिखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है। हम लोग सिर्फ क्वेरी 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 पे फोकस करते हैं, ये कभी सोचने की कोशिश ही नहीं करते कि क्वेरी लिखने के लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं जिनका जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उनका डिस्कशन करेंगे। चलिए, एनीवे, तो हम लोगों ने कल बेसिक रिलेशन अलजेब्रा ऑपरेशन का डिस्कशन कर लिया था। दो टाइप के ऑपरेशन डिफाइन किए थे, बेसिक रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन एंड derived relational algebra operation. How did we derive intersection? This is already done. We have already discussed intersection in the last class. How do we derive r intersection s? Sir, r intersection s will be nothing but r में से subtract कर दो वो वाले टपल जो r में है लेकिन s में नहीं है। You will get all the tuples which are common in r and s. Clear? चलिए शुरू करें जॉइन ऑपरेशन की कहानी। शुरू करें जॉइन ऑपरेशन की कहानी। बिल्कुल सर, तो बहुत सारा लिख के लाया हूं। देखो जनरली क्या है, जॉइन ऑपरेशन के साथ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नॉर्म है। अभी तक हमने सिर्फ एक ही ज्वाइन पढ़ा था, कौन सा? नेचुरल ज्वाइन, जो हमको काम आया था लॉसलेस ज्वाइन डीकंपोजिशन को समझने के लिए। तो जब तक एक चीज होती है कंफ्यूजन नहीं होता। ठीक है, लेकिन जब बहुत सारी चीजें आ जाती हैं हम कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। तो हवा प्रॉपर डेफिनेशन की कौन किसको करस्पॉन्ड करता है एंड यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो दो चीजें करेंगे, जॉइन ऑपरेशन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। Direct question has been asked at least 3 times from this particular topic or from this particular operation. This is known as division operation. ठीक है, तो दोनों को देखो। सबसे पहले ज्वाइन समझते हैं। सर ज्वाइन का मतलब क्या है? कल भी मैंने कहा था कि मैं रिलेशंस को सिंपल टेबल, एक सिंगल टेबल में कंबाइन करने की कोशिश करता हूं बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन, राइट? तो ज्वाइन ऑपरेशन है क्या? तो ज्वाइन ऑपरेशन आर यूज्ड टू ज्वाइन रिलेशन टेबल्स। Join operation are used to join relational tables based on some condition, based on some condition, जिसको आप बोलते हो क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट। सर एक था हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था, यही है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कुछ लोग इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी ज्वाइन बोलते हैं और इसको बोलते हैं क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन इसमें क्या होता है सर? अभी हमने बोला कि ऑपरेशंस आर यूज्ड टू ज्वाइन द रिलेशन टेबल्स बेस्ड ऑन सम कंडीशन, बेस्ड ऑन सम कंडीशन। लेकिन ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है या तो फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट है या तो फिर क्रॉस जॉइन है, इसके अंदर क्या होता है? तो इसके अंदर हम कोई कंडीशन नहीं लगाते। इन क्रॉस जॉइन वी कंबाइन ऑल टपल ऑफ फर्स्ट रिलेशन विद ऑल टपल ऑफ सेकंड रिलेशन। तो इन क्रॉस जॉइन जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट ही है, तो कोई कंडीशन नहीं, तो इसलिए हम डिफाइन भी नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अगर हम बात करें तो इन क्रॉस जॉइन we combine or we join all tuples of first relation
विथ ऑल टपल्स ऑफ सेकंड रिलेशन। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। all tuples of first relation with all tuples of second relation, ये सिंपल है। अब डिफाइन करते हैं इसके अलावा जॉइन ऑपरेशन किस किस टाइप के होते हैं। सो देर आर बेसिकली इन ब्रॉडली देर आर टू टाइप्स ऑफ जॉइन ऑपरेशन, वन इज नोन एज इनर जॉइन, अनदर इज नोन एज आउटर जॉइन। तो दो टाइप के हैं टाइप्स ऑफ जॉइन ऑपरेशन। टाइप्स ऑफ जॉइन ऑपरेशन, फर्स्ट वन विल बी इनर जॉइन, सेकेंड वन विल बी आउटर जॉइन। इनर जॉइन फिर से तीन टाइप के होंगे, थीटा जॉइन, इक्वी जॉइन, नेचुरल जॉइन। थीटा जॉइन इज ऑल्सो नोन एज कंडीशनल जॉइन, और क्या बोलते हैं सर इसको, कंडीशनल जॉइन। कंडीशनल जॉइन लिखा है या थीटा जॉइन लिखा है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अब आप समझ सकते हो कि क्यों बोला कंफ्यूज हो जाते हैं। तो थीटा जॉइन क्या है, इक्वी जॉइन क्या है, नेचुरल जॉइन क्या है, लेफ्ट आउटर जॉइन क्या है, राइट आउटर जॉइन क्या है, फुल आउटर जॉइन क्या है, फिर दिक्कत आ जाती है। अभी तक हमको सिर्फ एक ही आता था, नेचुरल जॉइन, जीवन आसान था, जीवन आसान था। ठीक है, अब हम बात करेंगे अलग अलग टाइप के जॉइन ऑपरेशन की। फर्स्ट वन इज इनर जॉइन। इनर जॉइन में क्या होगा सर, इनर जॉइन में सिर्फ वही टपल सिलेक्ट होंगे जो हमारे मैचिंग कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। इनर जॉइन में सिर्फ और सिर्फ वही टपल्स आएंगे जो मैचिंग कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, आउटर जॉइन में क्या होगा सर, वो टपल्स तो आएंगे ही आएंगे जो मैचिंग कंडीशन को जस्टिफाई करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। उसके अलावा वो टपल्स भी आ सकते हैं जो मैचिंग कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते। कहां से आएंगे सर वो टपल्स, या तो लेफ्ट साइड के रिलेशन से आ सकते हैं, या राइट साइड के रिलेशन से आ सकते हैं, या दोनों रिलेशन से आ सकते हैं। तो दो चीजें हैं। ठीक है, इनको सबको ब्रॉडली बाद में डिफाइन करूंगा। सबसे पहले इनर जॉइन समझ लेते हैं। कुछ नहीं है, इनर जॉइन इंक्लूड्स ओनली दोस टपल्स दैट सेटिस्फाई मैचिंग क्राइटेरिया और मैचिंग कंडीशन। इनर टपल में सिर्फ बेसिक क्लासिफिकेशन समझो सर, बेसिक क्लासिफिकेशन क्या है, अगर इनर जॉइन की बात करूंगा तो सिर्फ वो टपल्स आएंगे आपके रिजल्ट में जो मैचिंग कंडीशन या मैचिंग क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं, सिर्फ वो टपल्स। ठीक है, लेकिन अगर मैं आउटर जॉइन की बात करता हूं तो जैसे मैंने बोला, इन एन आउटर जॉइन अलोंग विद द टपल्स दैट सेटिस्फाई द मैचिंग कंडीशन और मैचिंग क्राइटेरिया, वो सब तो आएंगे ही आएंगे, अलोंग विद देम कुछ और भी आएगा। Along with the tuples which satisfy the matching condition or matching criteria, we also include the tuples that do not match the criteria. We also include the tuples that do not match the criteria. From where? We also include the tuples that do not match the criteria either from left hand side relation or from right hand side relation or from both. समझ गए? जब एग्जाम्पल दूंगा तो समझ में आ जाएगा, लेकिन इतना समझ लो, अगर इनर जॉइन की बात कर रहा हूं तो सिर्फ वो टपल्स आएंगे, अगर इनर जॉइन की बात कर रहा हूं तो सिर्फ वो टपल्स आएंगे फ्रॉम दी क्रॉस प्रोडक्ट जो मैचिंग क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन अगर मैं आउटर जॉइन की बात करूंगा तो वो जो टपल्स हैं जो मैचिंग क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं, उनके साथ ही साथ लेफ्ट साइड से रिलेशन से टपल आ सकते हैं, या राइट साइड के रिलेशन से टपल आ सकते हैं, या दोनों साइड से आ सकते हैं। कहानी सिंपल है सर, अगर आपने बोला लेफ्ट आउटर जॉइन तो मैचिंग क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करने वाले टपल के साथ साथ लेफ्ट साइड वाले रिलेशंस के सारे टपल आएंगे। अगर आपने राइट आउटर जॉइन बोला तो मैचिंग क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करने वाले टपल्स के साथ साथ राइट हैंड साइड रिलेशन के सारे टपल्स आएंगे। और अगर आपने फुल आउटर जॉइन बोला तो मैचिंग क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करने वाले टपल्स के साथ साथ लेफ्ट हैंड साइड के भी टपल्स, लेफ्ट हैंड साइड वाले रिलेशन के भी टपल आएंगे एंड राइट हैंड साइड वाले टपल के भी रिलेशन आएंगे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड वाले रिलेशन के टपल आएंगे एंड राइट हैंड साइड वाले रिलेशन के टपल आएंगे। ठीक है, समझ गए? बहुत बेसिक हो गया, आप अब समझ गए। इसलिए जो कुछ भी लिख रहे थे आप कि along with the tuples which satisfy the matching criteria, या तो लेफ्ट साइड से उठाऊंगा या राइट साइड से उठाऊंगा या दोनों से उठाऊंगा, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का जॉइन है, लेफ्ट आउटर जॉइन है, राइट आउटर जॉइन है, या फुल आउटर जॉइन है। चलिए, ओके, तो सर दोनों बेसिक क्लासिफिकेशन हो गए कि सिर्फ वो टपल्स आएंगे जो मैचिंग क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं। तो उसमें तीन क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट वन इज थीटा जॉइन, फर्स्ट वन इज थीटा जॉइन। थीटा जॉइन की कहानी क्या है, इसको नाम ही दिया थीटा जॉइन या कंडीशनल जॉइन, थीटा जॉइन या कंडीशनल जॉइन। सर इट कैन यूज एनी कंडीशन,
सुन लो, इट कैन यूज एनी कंडीशन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, वट एवर यू वॉन्ट. ठीक है. So in general, the general case of join operation, the general case of join operation is called theta join. General case. It is denoted by what? वाह वाह, बहुत बढ़िया सर, मजे ले रहे हो. ठीक है. Theta join can use any condition in the selection criteria. It can use any condition in the selection criteria. Any means equality भी use कर सकता है. Any condition. तो जब मैं बोला any condition, इसका मतलब इट कैन यूज लेस देन, इट कैन यूज ग्रेटर देन, इट कैन यूज लेस देन इक्वल्स टू, इट कैन यूज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इट कैन यूज इक्वल्स टू, एनी कंडीशन इन दी सिलेक्शन क्राइटेरिया. समझ गए बात को, है ना. चलो सर एक एग्जांपल दे तो समझ में आए, तो एग्जांपल दें तो समझ में आए. लेट्स अज्यूम कि मेरे पास एक स्टूडेंट टेबल है और एक एम्प्लॉई टेबल है. इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है सर, इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है सर, फिर भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए बोला थीटा जॉइन कैन डू एनीथिंग. यहाँ पर था एस आई डी, इसका ले लो एस नेम, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाते नहीं हैं. यहाँ पर ले लो ई आई डी, यहाँ पर इसको ले लो डिपार्टमेंट आई डी. वो किस डिपार्टमेंट का है, कुछ भी ले सकता हूँ, मेरा मन, मेरा मन. तब कैसे डिनोट करते हैं, अगर मैं बोलूं कि सर कैसे, सो रिलेशन 1, रिलेशन 1, relation 2, and we generally denoted using theta. So this theta can be any condition. Theta denotes condition. ठीक है. अब अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया कि सर यहाँ पर मैं बनाना चाहता हूँ एक टेबल जिसके अंदर मैं बोलूंगा स्टूडेंट का कंडीशनल ज्वाइन परफॉर्म करो, किसके साथ, एम्प्लॉई टेबल के साथ, और कंडीशन यूज करो कि जो स्टूडेंट की आईडी है, जो स्टूडेंट की आईडी है वो लेस देन या इक्वल्स टू होनी चाहिए एम्प्लॉय की आईडी के. आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हो सर, आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हो, बोल ही दिया उसमें इट कैन यूज एनी कंडीशन, इट कैन यूज एनी कंडीशन. तो मैंने बोला सर यहाँ पर 2 है, 4 है, नाम है ए, नाम है बी, यहाँ पर 3 है, और ज़्यादा से 2 है, 3 है, डिपार्टमेंट आईडी कैन बी 5, 7, whatever, डिपार्टमेंट आईडी कैन बी 5, 7. तो रिजल्ट में क्या आएगा सर, रिजल्ट के अंदर रिलेशन आर के फर्स्ट रिलेशन के भी सारे टपल आएंगे, सेकंड रिलेशन के भी सारे के सारे टपल आएंगे. इसका मतलब स्टूडेंट की एसआईडी आएगी, स्टूडेंट का नाम आएगा, एम्प्लॉय की ईआईडी आएगी, और डॉट डिपार्टमेंट आईडी आएगी. चलो पहले तो बताओ क्रॉस प्रोडक्ट में कितने टपल्स आएंगे. सर क्रॉस प्रोडक्ट में 4 टपल्स आएंगे. अब क्या है सर, ये 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, या सर 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, लेस देन इक्वल्स टू 2 की कंडीशन थी. इसका मतलब ये जो 2a है ये 2 5 के साथ कंबाइन होगा. ठीक है. सिमिलरली इज 2a, इज दिस 2, ये लेस देन इक्वल्स टू 3, या सर 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3. इसका मतलब ये जो 2a है ये 3 7 के साथ भी कंबाइन होगा. बट ये जो 4 है ये
2 से छोटा नहीं है, ये 4 3 से भी छोटा नहीं है। इसका मतलब 4b वाला टपल एम्प्लॉय के किसी भी टपल के साथ कंबाइन नहीं होगा। क्लियर? बोल दीजिए, समझ गए? पहला कि कोई भी कंडीशन लगा सकता हूं सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कंडीशन लगा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आता है इक्वी ज्वाइन। नेक्स्ट आता है इक्वी ज्वाइन। सर इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ थीटा ज्वाइन। ये पहली चीज लिखा ही हुआ है मैंने, इट इज अ टाइप ऑफ थीटा ज्वाइन, क्योंकि आपकी कंडीशन तो कुछ भी हो सकती थी थीटा ज्वाइन में। इट इज अ टाइप ऑफ थीटा ज्वाइन where condition is equality condition. The condition is equality condition. Clear? What's the idea? Equijoin is a theta join using the equality operator. आप कोई लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू यूज नहीं कर सकते। आपको सिर्फ एक ही कंडीशन यूज करनी है, equality condition. In equijoin the condition is always the equality condition. Is always the equality condition and it is actually a type of theta join. कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है। सुनिए अच्छे से। तो अगर मैं यहीं पर कंडीशन बोल देता कि कंडीशन है वो है कि एस आई डी मस्ट बी इक्वल्स टू, और रादर हमको थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए था पिछले वाले में भी। सुनिए, यहाँ पर बोलना पड़ेगा स्टूडेंट में जो एस आई डी है इट शुड बी एम्प्लॉय में जो ई आई डी है उसके। बैक वाले में भी यही चेंज करो, मैंने सीधे सीधे एस आई डी ई आई डी लिख दिया है। जब समझाना तो पड़ेगा ना, दैट स्टूडेंट, इसका स्टूडेंट टेबल में जो एट्रीब्यूट एस आई डी है दैट शुड बी लेस देन एम्प्लॉय टेबल में जो एट्रीब्यूट ई आई डी है। ठीक है, सो दैट विल बी द सिनेरियो। कंडीशन कुछ भी हो सकती है, तो अब इसके अंदर सिर्फ एक ही टपल आएगा। दिस विल बी द ओनली टपल। मेक सेंस? जहां जहां पर एस आई डी और ई आई डी की वैल्यू इक्वल होगी वो टपल्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे। तो एस आई डी एस नेम विल बी कंबाइंड विद ई आई डी और डिपार्टमेंट आई डी। क्लियर? चलो सर थोड़ा सा चेंज कर दो ताकि आपको समझ में आए। ठीक है सर, ये डिफरेंट एट्रीब्यूट पे भी हो सकती है, इट मे बी ऑन दी सेम एट्रीब्यूट। लेट्स अज्यूम कि स्टूडेंट था और ये टेबल थी जिसका मैंने नाम दे दिया होता एनरोल टेबल। एक स्टूडेंट टेबल थी, इसको मैंने नाम दे दिया एनरोल टेबल। तो एनरोल टेबल में एट्रीब्यूट क्या होते हैं सर? एक तो स्टूडेंट की आईडी होती और एक कोर्स की आईडी डाल दी कि किस स्टूडेंट ने किस कोर्स के लिए एनरोल किया। ठीक है, तो यहां पर मैं ये बोल सकता था कि लेट्स कंबाइन द टपल्स ऑफ स्टूडेंट टेबल with the tuples of enroll table, जहां पर स्टूडेंट के अंदर जो आईडी है वो एनरोल टेबल में जो एस आई डी है उसके इक्वल हो। इसका मतलब सेम एट्रीब्यूट के बेसिस पे भी इक्वालिटी कंडीशन लगाई जा सकती है और डिफरेंट एट्रीब्यूट के ऊपर भी इक्वालिटी कंडीशन लगाई जा सकती है तो थीटा ज्वाइन ही। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर कंबाइन करूंगा तो क्या आएगा? सबको समझ में आ रहा है कि सर ये एट्रीब्यूट थोड़े से बदल जाएंगे, इनको चेंज कर देते हैं। यहाँ पर आएगा enroll dot sid and enroll dot cid। भावनाओं को समझो, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो स्टूडेंट 2 है, ये जितने भी स्टूडेंट यहाँ है ये किसी ना किसी कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। 2 ने C1 के लिए एनरोल किया। लेट्स अज्यूम
यहाँ पर एक और डबल डाल दिया, थ्री का नाम भी है बी, ठीक है। यहाँ डाला कि थ्री ने C2 के लिए एनरोल किया, बाकी किसी ने किसी कोर्स के लिए एनरोल नहीं किया, स्टूडेंट 4 ने किसी कोर्स के लिए एनरोल नहीं किया। तो होगा क्या, जब जो टपल्स आएंगे उनके अंदर इक्वालिटी कंडीशन चेक होगी। बेसिक डिफरेंस क्या है नेचुरल जॉइन में और इक्वी जॉइन में, वो समझाने की कोशिश। So this 2 SID will match with this 2. So this 2A will match with 2C1. 2A will be combined with 2C1. 2 is not equals to 3, forget about that. 4 is not equals to 2, forget about that. 4 is not equals to 3, forget about that. 3 is not equals to 2, forget about that. 3 is equals to 3. So 3B will be combined with B. Yes or no? Yes or no? How many of you remember the concept of natural join? अगर मैं नेचुरल जॉइन परफॉर्म करता, अगर मैं नेचुरल जॉइन परफॉर्म करता, तो ये जो एट्रीब्यूट है कॉमन एट्रीब्यूट SID, क्या ये रिजल्टिंग टेबल में 2 बार अपीयर होता? अगर मैं नेचुरल जॉइन परफॉर्म करता तो क्या नेचुरल जॉइन में ये जो एट्रीब्यूट SID है ये रिजल्टिंग टेबल में 2 बार आता? नहीं सर, हमने बोला था डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट्स प्रोजेक्ट होते हैं। तो इक्वी ज्वाइन कॉमन एट्रीब्यूट पे एग्जैक्टली नेचुरल ज्वाइन जैसा दिख सकता है, लेकिन फिर भी एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? अगर आप इक्वी ज्वाइन यूज कर रहे हो तो आपको कंडीशन एक्सप्लिसिटली, इक्वालिटी कंडीशन को एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना पड़ेगा कि इनके ऊपर इक्वालिटी लगानी है। और अगर आप इक्वी ज्वाइन परफॉर्म करोगे देन इन इक्वी ज्वाइन द कॉमन एट्रीब्यूट विल अपीयर मोर देन वंस। सो student ID from student table or student ID from both the tables will be present in the resulting relation. बट एनीवे मोर इंपॉर्टेंटली आपको एक और चीज समझनी चाहिए सर, इक्वी ज्वाइन के लिए कंडीशन जरूरी नहीं थी कि इक्वालिटी जो सेम एट्रीब्यूट थे उनके ऊपर ही लगाई जाती है। मैंने ये भी बोल दिया कि SID को EID के इक्वल करवा लो, ठीक है। अगर दोनों में SID होती तो मैं दोनों के अंदर SID को भी इक्वल करवा सकता था। लेकिन नेचुरल ज्वाइन क्या बोलता है सर, नेचुरल ज्वाइन के अंदर आपको कंडीशन को एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करने की जरूरत ही नहीं होती। बाय डिफॉल्ट condition in natural join is equality condition on the common attribute. You don't need to specify that condition. You don't need to specify that condition. Conditional join में equality condition भी है तो आपको उसको specify करना पड़ेगा। अगर आपने specify किया है तो वो join इक्वी जॉइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर वो इक्वी जॉइन में कन्वर्ट हो गया तो दोनों रिलेशन के जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं वो 2 बार अपीयर होंगे, वो 2 बार अपीयर होंगे। लेकिन नेचुरल जॉइन में ऐसा नहीं होगा। चलिए समझते हैं सर, नेचुरल जॉइन ऑलरेडी पता है, बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत है नहीं। तो अगर मैं एक चीज बोलूं तो बस ये, दैट वी डोंट नीड टू स्पेसिफाई द कंडीशन इन द नेचुरल जॉइन। वी डोंट नीड टू, ऑलरेडी पता है, वी डोंट नीड टू स्पेसिफाई द कंडीशन with respect to natural join. Uh, with respect to natural join, अलग with respect to हो गया, with respect to natural join, the condition is by default, condition is by default equality condition, और किस पे? On all common attributes.
ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमने. By default, the condition is equality condition on all common attributes. So what should happen? Sir, natural join can only be performed if there is a common attribute between the relation. What will happen if there is no common attribute? What will happen if there is no common attribute? If there is no common attribute, then natural join will degenerate into cross product. Natural join will degenerate into cross product. Clear? Chalo. What? Sir, the name and the type of the attribute must be same. ऑब्वियस सी बात है, इक्वालिटी कर रहे हो, एक जगह तुमने एसआईडी एट्रीब्यूट का नाम तो रखा लेकिन उसके अंदर डाल रहे हो एक्चुअल में आईडीज, दूसरी जगह एसआईडी नाम तो रखा लेकिन उसके अंदर डाल रहे हो आदमी का नाम. ठीक है, तो अगर एक जगह इंटीजर टाइप का है दूसरी जगह कैरेक्टर टाइप का है तो दोनों कंपेयर कैसे होंगे? दोनों कंपेयर कैसे होंगे? तो नेम भी दोनों रिलेशन में एट्रीब्यूट का सेम होना चाहिए और उनका टाइप भी सेम होना चाहिए. ऑब्वियस सी बात है ना. एडिशनली हमारे इक्विजॉइन में क्या हुआ था सर, जो टपल्स थे, जो एट्रीब्यूट्स थे, वो एक से डुप्लीकेट प्रोड्यूस हुए थे, लेकिन आपका जो नेचुरल जॉइन है वो रिमूव कर देता है डुप्लीकेट कॉलम्स को. अगर एसआईडी और एसआईडी के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो एसआईडी 2 बार नहीं आएगा. व्हाट्स द आइडिया? एडिशनली natural join removes the duplicate columns involved in the equality comparison. So only one of each compared column remains. Only one. SID कंपेयर हुआ तो सिर्फ एक बार SID आएगा. साथ में CID भी कंपेयर हुआ है तो सिर्फ एक बार CID आएगा. समझ गए? समझ गए ना? ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हम लोग ऑलरेडी नेचुरल जॉइन में डिफाइन कर चुके हैं. एनी डाउट विद दिस? डाउट विद दिस अरे भाई. ठीक है, तो यहां पर मुझे कोई कंडीशन स्पेसिफाई करनी ही नहीं पड़ेगी. ये नेचुरल जॉइन है. We don't need to specify any condition. और रिजल्ट में क्या मिलेगा सर? रिजल्ट में सिर्फ डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट्स आएंगे. रिजल्ट में सिर्फ डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट्स आएंगे. तो एसआईडी किसी का भी नहीं है, एसआईडी एक ही है, डिस्टिंक्ट है. हम अलग अलग ट्रीट नहीं करते होंगे. क्या आएगा रिजल्ट में? सर रिजल्ट में एक एसआईडी आएगा, एक एस नेम आएगा और एक सीआईडी आएगा. टपल्स कौन से आएंगे सर? जो मैचिंग क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं. मैचिंग क्राइटेरिया क्या है? इक्वालिटी कंडीशन ऑन दी कॉमन एट्रीब्यूट. So common attribute is SID, 2 equals to 2, therefore this tuple will match with this. So 2A and SID is again 2, course ID is C1. Sir, 3B, 3B, SID is again 3, course is C2. Clear? सबको क्लियर है? नेचुरल सॉरी all types of inner join. We are done with all types of inner join. तीन टाइप के इनर जॉइन थे हमारे पास. बीटा जॉइन, हम कंडीशनल जॉइन भी बोल सकते हैं,
इक्विजॉइन इज एक्चुअली अ सबसेट ऑफ थीटा जॉइन, जहां पर कंडीशन आपको एक्सप्लिसिटली लिखनी पड़ेगी और कंडीशन होगी इक्वालिटी। वो इक्वालिटी कंडीशन कॉमन एट्रीब्यूट पे भी हो सकती है, डिफरेंट एट्रीब्यूट पे भी हो सकती है। कोई नहीं रोक सकता मुझको इक्विजॉइन में डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के ऊपर इक्वालिटी लगाने से। लेकिन नेचुरल जॉइन में कोई कंडीशन स्पेसिफाई करते ही नहीं है। बाय डिफॉल्ट दी कंडीशन विल बी इक्वालिटी कंडीशन ऑन दी कॉमन एट्रीब्यूट। और इक्विजॉइन जब परफॉर्म करोगे, अगर कॉमन एट्रीब्यूट के ऊपर भी इक्वालिटी लगाओगे तब भी वो दोनों कॉमन एट्रीब्यूट्स रिजल्टिंग रिलेशन में दिखाई देंगे। लेकिन अगर नेचुरल जॉइन परफॉर्म करोगे तो आपका वो जो कॉमन एट्रीब्यूट था वो रिजल्टिंग रिलेशन में सिर्फ एक बार दिखाई देगा। बेसिकली लोगों को ये डाउट होता है कि अरे सर क्या रिजल्ट है, मतलब ये तो इक्विजॉइन जैसा ही दिख रहा है। नहीं, अगर इक्विजॉइन है तो वो थीटा जॉइन का एक स्पेसिफिक केस है, एंड नेचुरल जॉइन इज एन एक्सप्लिसिट कंडीशन जहां पर आपको कंडीशन डिफाइन ही नहीं करनी पड़ती। अब बात करते हैं आउटर जॉइन की। सर आउटर जॉइन में तो कुछ नहीं था, हमने बहुत प्यारा से ये बोला था दैट वो सारे टपल जो मैचिंग क्राइटेरिया को जस्टिफाई करते हैं वो सारे भी आएंगे, और लेफ्ट साइड से भी कोई रिलेशन आ सकते, लेफ्ट साइड के रिलेशन के भी सारे टपल आ सकते हैं, राइट साइड के रिलेशन के भी सारे टपल आ सकते हैं, या तो फिर दोनों रिलेशन के सारे टपल आ सकते हैं। ठीक है, चलो सर समझने की कोशिश करते हैं। चलो सर चलो सर ओ सर चलो सर चलो सर, कहाँ हूँ? लेफ्ट आउटर जॉइन। सर व्हाट इज लेफ्ट आउटर जॉइन? सर डिनोटेड बाय दिस डमरू। डमरू है हमारे पास, उस डमरू के साइड में लेफ्ट तरफ दो लाइन खींची तो लेफ्ट आउटर जॉइन। हाउ डू वी डिफाइन लेफ्ट आउटर जॉइन? सर सुनना अच्छे से। सर आर लेफ्ट आउटर जॉइन एस will be R natural join S, R left outer join S will be R natural join S. तो R natural join S के तो सारे के सारे टपल्स आएंगे ही, so R natural join S and tuples from the left hand side relation that is relation R, tuples from left hand side relation that failed the matching criteria or join condition. कौन सी वाली? सर नेचुरल जॉइन की जॉइन कंडीशन। कोई बात नहीं सर, एग्जांपल ले लो, सब समझ में आ जाएगा। लेट्स हैव अ रिलेशन R के अंदर तीन एट्रीब्यूट हैं ABC। लेट्स हैव अ रिलेशन S में तीन एट्रीब्यूट हैं B C। अब मुझे कॉमन एट्रीब्यूट चाहिए, अब मुझे कॉमन एट्रीब्यूट चाहिए, है ना? तो मेरे पास दो कॉमन एट्रीब्यूट हैं, BC इसमें भी है इसमें भी है। तो मैंने लेट्स एज्यूम एक रिलेशन रख लेता हूँ कि यह है 1 2 3, उसको बना लेता हूँ कि यहाँ पर 3 डाल दिया, यहाँ पर 1 डाल दिया और यहाँ पर 2 डाल दिया। अब आपको कुछ ना कुछ तो कॉमन चाहिए, कुछ ना कुछ तो कॉमन चाहिए। तो यहाँ 2 3 है तो इसको बना दो 2 3 4, इसको कुछ भी रख दो सर, इसको रख दो 1 5, कुछ भी रख दो। तो सर व्हाट विल बी R left outer join S? सर R left outer join S will be same as R natural join S। इसका मतलब डिस्टिंक्ट टपल्स होंगे A B C D, ये सारे टपल्स हैं सर। ठीक है सर। अब क्या होगा सर? सबसे पहले तो वो टपल्स आएंगे, सबसे पहले तो वो टपल्स आएंगे जो आर नेचुरल ज्वाइन को बिलोंग करते हैं। तो कौन सा टपल? सर सबसे पहले ये जो 1 2 3 है, इसमें बीसी की वैल्यू 2 3 थी और 2 3 4 में बीसी की वैल्यू 2 3 थी। तो 1 2 3 2 3 4 से कंबाइन होगा, 1 2 3 2 3 4 से कंबाइन होगा और आपको क्या मिलेगा? सर 1 2 3
जब 1 2 3 2 3 4 से कंबाइन होगा तो डी की वैल्यू 4 आएगी। सर 1 2 3 1 3 5 से कंबाइन नहीं होगा क्योंकि डी की वैल्यू इक्वल नहीं है। सर 3 1 2 2 3 4 से कंबाइन नहीं होगा। 3 1 2 1 3 5 से भी कंबाइन नहीं होगा क्योंकि 3 1 2 में सी की वैल्यू 2 है और 1 3 5 में सी की वैल्यू 3 है। तो कुछ और आएगा क्या? नहीं सर, नहीं सर। तो सर ये जो टपल था 1 2 3 ये तो पार्टिसिपेट किया ज्वाइन कंडीशन में, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड का कौन सा टपल है जिसके करस्पॉन्डिंग ज्वाइन कंडीशन कभी सेटिस्फाई ही नहीं की? लेफ्ट हैंड साइड का कौन सा टपल है जिसके करस्पॉन्डिंग ज्वाइन कंडीशन कभी सेटिस्फाई ही नहीं की? सर 3 1 2 इज द टपल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड रिलेशन। 3 1 2 is the tuple from the left hand side relation that failed the join condition। तो लेफ्ट हैंड साइड से 3 1 2 आ जाएगा, लेकिन what will happen with D? What will happen with D? So हम सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड के टपल्स ले रहे हैं, इसलिए D की वैल्यू में क्या आएगा? नल आएगा। क्लियर? तो what will be R left outer join S? Sir, R left outer join S will be all the tuples of all R natural join S along with the tuples from left hand side relation that failed the join condition। बोलो। ठीक है सर, कोई बात नहीं। नेक्स्ट चलो। तो नेक्स्ट है राइट आउटर ज्वाइन। राइट आउटर ज्वाइन, इसमें क्या होगा सर? ऑब्वियस सी बात है, सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा। आर नेचुरल ज्वाइन एस के सारे टपल्स और दी टपल्स फ्रॉम द राइट हैंड साइड रिलेशन दैट फेल्ड द ज्वाइन कंडीशन। सिंपल सर। आर राइट आउटर ज्वाइन एस will be equals to R natural join S, R natural join S and tuples from right hand side relation that is S, tuples from right hand side relation that failed the join condition। कोई बात नहीं सर। यहां पर अगर मैं राइट आउटर जॉइंट डिफाइन करने की कोशिश करूं देन व्हाट विल बी द रिजल्ट? तो ऑब्वियसली आर नेचुरल जॉइंट में जो पहले आया था क्या, तो 1 2 3 4 वो तो आएगा ही। अब सर टपल फ्रॉम 2 3 4 एक्चुअली में सेटिस्फाइड दी ज्वाइन कंडीशन, ठीक है, लेकिन ये जो टपल था 1 3 5 इसके करस्पॉन्डिंग ये कभी भी रिलेशन आर के किसी भी टपल के साथ मैच ही नहीं किया। तो इसके टपल्स, इसके करस्पॉन्डिंग ये जो टपल है इसकी इंफॉर्मेशन आएगी आर राइट आउटर जॉइन एस में। लेकिन ये एट्रीब्यूट्स क्या हैं सर? ये एट्रीब्यूट्स हैं बी सी एंड डी। इसका मतलब बी की वैल्यू होगी 1, सी की वैल्यू होगी 3 एंड डी की वैल्यू होगी 5। सर व्हाट विल हैपन विद ए? सर देयर इज नो ए इन द राइट हैंड साइड रिलेशन, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ ए विल बी नल। There is no A in the right hand side relation, therefore the value of A will be null। Clear? Done sir। Next one is full outer join। Full outer join, sir full outer join दोनों डमरू के दोनों तरफ लाइन। So what is R with full outer join? Sir it is nothing but R natural join S। R natural join S मतलब जिस साइड को आउटर ज्वाइन होगा उस साइड के रिलेशन, तो प्रायोरिटी क्या होती है भाई?
डिफाइन किया है कि मुझे उस इंफॉर्मेशन को लूज नहीं करना है, मुझे वो इंफॉर्मेशन अभी भी चाहिए, वेदर इट सेटिस्फाइज द मैचिंग कंडीशन और नॉट, दैट्स व्हाट इट मींस। प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं यहाँ जीवन में? So it is R natural join S and tuples from both left hand side as well as right hand side relations that paid the matching criteria. और join condition क्या ही हो जाएगा सर? फुल आउटर जॉइन बनाओ सर। फुल आउटर जॉइन तो सर सबसे पहले तो नेचुरल जॉइन का जो टपल है वो आएगा ही आएगा 1 2 3 4। और लेफ्ट हैंड साइड से कौन सा वाला फेल किया सर? लेफ्ट हैंड साइड से फेल किया 312, तो 312 की इंफॉर्मेशन आएगी A3 B1 C2 D is not present in relation left hand side relation. Similarly यहाँ से 135 failed the matching criteria, so B will be 1, C will be 3, D will be 5, A is not present in the relation. This is a gate question of 2 marks. This is a gate question of 2 marks. I don't know what were they thinking when they asked this question. Which among the following is a superset or includes the result of other 3? Option A, natural join. Option B, left outer join. Option C, right outer join. Option D, full outer join. What will be the answer? What will be the answer? इतना सोचोगे इसका मतलब सच में उन्होंने 2 नंबर के लिए अच्छा क्वेश्चन दिया था। Full outer join, obviously full outer join contains the tuples which are present in natural join as well as in the left outer join as well as in the right outer join. I guess शायद 3-4 साल पुराना क्वेश्चन है बट 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। डोंट नो क्यों पूछा। ठीक है चलिए सो वापस चलते हैं 1 सेकंड के लिए। इनमें से किसी में भी कोई डाउट है? इनर जॉइन क्या होता है कैटेगोरिकली समझ में आया कि उसमें से वही टपल्स आएंगे जो मैचिंग क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं। कभी भी ऐसे टपल्स किसी भी रिलेशन से जो मैचिंग क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करते वो नहीं आएंगे। आउटर जॉइन में वो सारे टपल्स जो मैचिंग क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन ऐसे टपल्स भी आ सकते हैं जो मैचिंग क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करते। दे मे बी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड रिलेशन, दे मे बी फ्रॉम द राइट हैंड साइड रिलेशन, दे मे बी फ्रॉम बोथ लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड रिलेशन। थीटा जॉइन कोई भी कंडीशन हो सकती है। इक्वी जॉइन कंडीशन को एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना पड़ेगा, दैट इज द इक्वालिटी कंडीशन। इट इज अ स्पेशल केस ऑफ थीटा जॉइन
नेचुरल ज्वाइन में आपको कुछ भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है. बाय डिफॉल्ट नेचुरल ज्वाइन इज इक्वालिटी कंडीशन ऑन दी कॉमन एट्रीब्यूट. कुछ दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, बोलते भी नहीं हो सर, कोई डाउट नहीं. तैयार हो जाइए लड़ाई के लिए. क्या सर, क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल. लेट्स स्टार्ट द डिवीजन. लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ डिवीजन. आइए, आंखें खोल लीजिए, नींद से बाहर आ जाइए. सो रहे थे अभी तक कि बहुत आसान काम चल रहा है, तो वापस से जाग जाइए. तो व्हाट इज दिस? डिवीजन इज अ डिराइव्ड रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन. करेंगे इसको. रिलेशनल algebra operation which is derived using बेसिक रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन. कौन कौन से अभी समझ जाएंगे, फालतू की बातें नहीं कर. अभी जो कुछ भी स्लाइड पे लिखा है बस रहने दीजिए, नोट कर लीजिए. चाहे तो बाद में नोट कर लीजिएगा, अभी कुछ समझ नहीं आएगा. चाहे तो नोट कर लीजिए, चाहे तो मत कीजिए, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा. सिर्फ बता देता हूं सर, डिवीजन ऑपरेशन काम कब आता है सर? Division operation is used whenever the query is with respect to every or all. जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए ना, फॉर एवरी, फॉर ऑल, तो आपका दिमाग में घंटी बजनी चाहिए. ये एवरी या ऑल की बात किया है, ये पक्का डिवीजन से रिलेटेड कुछ ना कुछ है, अगर रिलेशनल अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है. समझ गए? जब भी एवरी और ऑल के रिस्पेक्ट में बात होगी, तब हमेशा जो ऑपरेशन यूज होगा, दैट ऑपरेशन विल बी डिवीजन ऑपरेशन. दैट ऑपरेशन विल बी डिवीजन ऑपरेशन. तो अगर मैं ऐसा कुछ लिखूं, ए डिवाइड्स बी, तो ए इज अ रिलेशन, दिस बी इज ऑल्सो अ रिलेशन. इसमें आएगा क्या सर? डिवीजन ऑपरेशन ए डिवाइड्स बी विल रिटर्न दोस टपल्स फ्रॉम रिलेशन ए, will return those tuples from relation A which are associated to every tuple of relation B, which are associated to every tuple of relation B. तो रिलेशन A के अंदर ऐसे टपल्स जो रिलेशन B के हर टपल के साथ एसोसिएट करते हों, रिलेशन A के ऐसे टपल जो रिलेशन B के हर टपल के साथ एसोसिएट करते हों, ऐसे टपल्स रिटर्न होंगे अगर आप ए डिवाइड बी परफॉर्म करोगे. तो ऐसा लिख देने से जीवन में काम नहीं चलेगा, इसको समझना पड़ेगा कि ऐसा हुआ क्यों. यहाँ पर तो सिंपल सिंपल लिखा था, यहाँ पर तो सिंपल सिंपल लिखा था, लेकिन हम समझाते हैं इसको और आगे चलते हैं थोड़ा सा. ठीक है? फॉर डिवीजन ऑपरेशन ए डिवाइड्स बी टू बी डिफाइंड, सर जरूरी है कि बी के सारे एट्रीब्यूट्स रिलेशन ए में प्रेजेंट हो. बी के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे के सारे रिलेशन ए में प्रेजेंट हो. फॉर डिवीजन ऑपरेशन टू बी डिफाइंड, एट्रीब्यूट्स ऑफ बी मस्ट बी प्रॉपर सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ ए. इसका मतलब एट्रीब्यूट्स ऑफ ए मस्ट बी प्रॉपर सुपरसेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ बी. इसका मतलब बी का हर एट्रीब्यूट्स रिलेशन ए में प्रेजेंट होना चाहिए. बी का हर एट्रीब्यूट रिलेशन ए में प्रेजेंट होना चाहिए. ओके, एनीवे, फॉर इंट्यूशन पर्पस इफ आई टेल यू वन थिंग, सुनिए अच्छे से. कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशंस. कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशंस. क्या सर? एक है एनरोल टेबल. जस्ट टू ईज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग आई विल कॉल इट ई. ठीक है, मैंने इसको रीनेम कर दिया है ई से, ये मान लीजिए.
और इस एनरोल टेबल में दो इंफॉर्मेशन है, एक है स्टूडेंट की SID और दूसरी है कोर्स की ID, जिस कोर्स के लिए स्टूडेंट ने एनरोल किया है। तो लेट्स एज्यूम कि S1 ने कोर्स C1 के लिए एनरोल किया, S2 ने भी कोर्स C1 के लिए एनरोल किया, S1 ने कोर्स C2 के लिए एनरोल भी किया, S3 ने भी कोर्स C2 के लिए एनरोल किया, फिर S1 ने कोर्स C3 के लिए भी एनरोल किया और S2 ने भी कोर्स C3 के लिए। ठीक है, तो ये एक टेबल है और दूसरी है कोर्स टेबल। एज ऑफ नाउ आई डोंट वांट टू मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड, तो सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट रखता हूं, यहाँ पर है CID और मैंने यहाँ पर 3 कोर्सेज रखे हुए। ये आपका बेसिक वो है। इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, retrieve SIDs of the students who enrolled for all courses. Retrieve SIDs of the students who enrolled for all courses. क्या समझ में आया? सबसे पहले समझो, क्वेरी को समझो। सर सबसे पहले तो यहाँ पर ऑल आ गया, सबसे पहले तो यहाँ क्या आ गया? ऑल। जैसे ही मैंने बोला कि ऑल या एवरी दिखाई दे तो आपको डिवीजन के फॉर्म में सोचना। सर ये क्या कह रहा है? सर मुझे वो SIDs चाहिए जिनके करस्पॉन्डिंग विच आर एसोसिएटेड विद ऑल दी CIDs ऑफ दी कोर्स टेबल। समझे बात को? क्या बोला था सर? डिवीजन ऑपरेशन में क्या होगा सर? डिवीजन ऑपरेशन विल रिटर्न दोस टपल्स फ्रॉम रिलेशन A which are associated to every tuple of B, which are associated to every tuple of B। तो यहाँ से क्या सर? मुझे वो SIDs चाहिए, मुझे वो टपल्स चाहिए which are associated with all the course IDs, right? So is there any are there any student who is associated with all the is there any student who is associated with all the course IDs? Is there any student who is associated with all the course IDs of course table? Yes, sir. S1 is associated with C1, S1 is associated with C2, S1 is also associated with C3. So S1 is associated with all the course IDs of course table. Therefore, the output must be S1. So जब ये बोल रहा है retrieve SIDs of the students who enrolled for all courses, what should be the answer? Sir, answer should be S1. Answer with respect to given relational instance is S1. Okay, anybody can tell me कि मैं ये query कैसे लिखूं relational algebra का use करके such that I get the answer. Sir, please try to understand. If I write this, that from table enroll project SID and CID and divided from the table course project CID, the result will be S1. मैंने इतना तो बोल दिया कि अगर आप एनरोल टेबल से SID और CID को प्रोजेक्ट करके उसको डिवाइड कर दोगे कोर्स की जो CID है उसके रेस्पेक्ट में, तो आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा जिसमें स्टूडेंट
जिसमें वो स्टूडेंट की SID है विच इज एसोसिएटेड विद ऑल दी CIDs इन दी कोर्स टेबल। बट सोचिए 1 मिनट के लिए और मुझे बताइए, क्या आपके दिमाग में कुछ आता है कि सर ये कैसे किया जा सकता है? क्या आपके दिमाग में कुछ भी आता है कि सर ये कैसे किया जा सकता है? क्या आप लोग ट्राई कर सकते हैं कोई क्वेरी लिखने के लिए जो आपको लगता है कि सर ऐसा कर देते हैं तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा? व्हाट शुड आई डू? सोचो सोचो सोचो, क्योंकि आप जो सोचोगे वही आगे चल के लाइफ में करोगे। तो अगर अभी नहीं बताओगे तो मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा कि आप गलत कहाँ सोच रहे हो। एस एनरोल SID क्या बोला तुम? दिलशाद क्या लिख दिया है तुम? क्या लिख दिया? समझ ही नहीं आया। यू आर ट्राइंग टू से क्या लिखने की कोशिश नहीं समझा। चलो मैं कोर्स को और ईज ऑफ राइटिंग C से रिकॉल करूंगा। ये सोचिए, यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं ऐसे मस्त एक शरबत बनाऊंगा रिलेशनल अलजेब्रा का और आपको पिलाऊंगा और सुबह उठ करके एकदम सारे क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे, तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, है ना? समझने के लिए गलतियां करनी पड़ेंगी इन टर्म्स ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा, तब तक नहीं समझ में आएगा। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे कि आप गलत क्या सोच रहे हो तब तक उसको इम्प्रूव ही नहीं कर पाओगे। 50-50 के साथ जाऊंगा भाई, ये मत बोलना सर हमने तो ये लिखा था। जिधर 50 से ज्यादा उधर वाला काम होगा। खाली इतनी घोर बेइज्जती। हमने तो कुछ बताना ही नहीं है। हैं? देखो आया कि नहीं आया। अब देखो किसी का जवाब भी नहीं आया, मतलब ये तो कि तुम कर लो, तुमको जो करना है। हम 0% रिजल्ट देंगे दोनों तरफ, फिर यू ओनली डिसाइड कि क्या होगा। अभी भी नहीं आया। पोल क्यों नहीं आ रहा है भाई? चलो एनीवे, वैसे भी मैं ज़्यादा
रिलाय करता नहीं हूँ, इट्स ओके, आया तो बाकी जो तो दे दे, बर्बाद हो गए। चालू है, चलो एनीवे शुरू करते हैं भाई। दिमाग लगा लीजिए। सर कई लोग मुझसे ये कहते हैं कि सर CID C1 भी होनी चाहिए, C2 भी होनी चाहिए, C3 भी होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कर सकता। पहली चीज तो सर CID इक्वल्स टू C1 भी हो, C2 भी हो, C3 भी हो, ऐसे स्टूडेंट को निकाल लो। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। और दूसरा सर ये एक इंस्टेंस है, आपको नहीं पता कि कौन कौन सी कोर्स आईडीज हैं कोर्स टेबल में। आप उसको प्रोजेक्ट भी करा लोगे और मान लो कि वहां पे 500 कोर्स आईडीज हैं, तो क्या आप 500 के लिए दिस शुड बी इक्वल्स टू दिस एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू दिस वो सारी ट्रू चेक करोगे? और गलती से अगर किसी ने एक भी कोर्स आईडी डिलीट कर दी तो उसको फिर ढूंढ करके आपको अपनी क्वेरी के अंदर से डिलीट करना पड़ेगा। एनरोल SID और CID को कोर्स CID पे इक्वल कराएं तो एनरोल CID, ठीक है, और कोर्स की CID से इक्वल कराएं तो उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? उससे आपको क्या पता चलेगा? उससे आपको ये पता चलेगा कि किस किस कोर्स के लिए एनरोल किया गया है। तो आपको ये पता चलेगा कि किस किस कोर्स के लिए एनरोल किया गया है। चलिए आप समझते हैं। थोड़ा सा जो कुछ भी बोल रहा हूं अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, हम इसलिए इसको डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, इसलिए हम इसको डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। सो माइंडेड, जो कुछ भी बता रहा हूं उसको समझो। सर ये एक एनरोल टेबल है जिसके अंदर SID भी है, CID भी है। इसमें सिर्फ उन स्टूडेंट्स की आईडी होगी जिन्होंने किसी ना किसी कोर्स के लिए एनरोल किया होगा। तो एनरोल टेबल में सिर्फ उन स्टूडेंट्स की SID है जिन्होंने किसी ना किसी कोर्स के लिए एनरोल किया है। तो प्लीज टेल मी कि सर अगर मैं इस एनरोल टेबल से, अच्छे से समझो प्रोसेस बता रहा हूं सर, अगर मैं इस एनरोल टेबल से SIDs को प्रोजेक्ट करा लूं तो मुझे क्या मिलेगा? सर मुझे सिर्फ SIDs मिलेंगी, है ना, मुझे सिर्फ SIDs मिलेंगी। और 3 टाइप की SID है मेरे पास, S1 है, S2 है और S3 है। सर यहां से मुझे क्या मिलेगा? सर यहां से एक्चुअल में मुझे मिलेगा स्टूडेंट्स हु एनरोल्ड फॉर सम कोर्सेज। दिस गिव्स मी, इट रिजल्ट्स द स्टूडेंट IDs, it results the SIDs of the students who enrolled for some, मतलब at least one. For some means at least one course. ये आधा काम है, ये एक कहानी। सर कोर्स टेबल में और भी कुछ इंफॉर्मेशन हो सकती है, इसलिए मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ। लेट्स एज्यूम कि अगर मैं कोर्स टेबल से CIDs प्रोजेक्ट करा लूं तो मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं कोर्स टेबल से CIDs प्रोजेक्ट करा लूं तो मुझे CID मिलेंगी। तो C1 C2 C3, तो यहाँ से क्या मिलेगा? सब मुझे मिलेगा CIDs of all the courses in the course table. It results CIDs of all the courses from course table. सर ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि यहाँ पर सर ये वो सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने किसी ना किसी कोर्स के लिए एनरोल किया है। दिस आर दी ओवरऑल SIDs, दिस आर दी ओवरऑल SIDs इन दी कोर्स टेबल। अगली कहानी सुनिए, अगली कहानी। सर मैंने ये जो एनरोल टेबल से SIDs प्रोजेक्ट कराई थी, ठीक है, अगर मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म कर दूं, मैंने जो कोर्स टेबल से
CIDs प्रोजेक्ट कराई हैं उनके साथ, अभी नहीं समझोगे सर। यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर है मेरे पास SIDs जिसके अंदर है S1 S2 S3, यहाँ पर है CID E1 E2। अगर मैं ये क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म करूं तो मुझे क्या मिलेगा सर? अगर मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म करूं तो मुझे रिजल्ट मिलेगा जिसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स होंगे, एक होगा SID, एक होगा CID। और क्रॉस प्रोडक्ट इसका मतलब S1 E1 से भी कनेक्ट करेगा, S1 2 से भी कनेक्ट करेगा, S1 C3 से भी कनेक्ट, S2 1 से भी कनेक्ट करेगा, S2 से भी कनेक्ट करेगा, से भी कनेक्ट करेगा। सिमिलरली S3 भी से भी कनेक्ट करेगा। If I perform this cross product, what actually is this? Sir, अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करो then it is actually a universal set. It is actually a universal set in which every student from enroll table enrolled for every course of table। ये समझ में आया कि अगर मैंने SIDs प्रोजेक्ट करा ली एनरोल टेबल से और CIDs प्रोजेक्ट करा ली कोर्स टेबल से, तो जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा सर? एक ऐसी टेबल जिसके अंदर एनरोल टेबल का हर स्टूडेंट कोर्स टेबल के सारे कोर्सेज के लिए एनरोल करता है। इट्स अ यूनिवर्सल सेट जहां पर एनरोल टेबल का हर स्टूडेंट कोर्स टेबल के सारे कोर्सेज के लिए एनरोल करता है। बोलिए, है ना? अब सर डिफाइन करने चलते हैं। आपके दिमाग में घंटियां बजनी चाहिए, घंटियां बजनी चाहिए सर। अब मैं डिफाइन करने जा रहा हूं कि सर अगर मैं एनरोल टेबल से SID और CID की इंफॉर्मेशन को डिवाइड करता हूं कोर्स टेबल के अंदर जो CID हैं उनके करस्पॉन्डिंग, तो रिजल्ट क्या आएगा? सुनिएगा, मुझे एक्चुअल में चाहिए वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एनरोल किया है हर कोर्स के। मुझे एक्चुअल में चाहिए है वो स्टूडेंट जिन्होंने एनरोल किया है हर कोर्स के लिए। तो अब मैं थोड़ा सा नाम चेंज करूंगा, C और E यूज करूंगा फॉर द ईज ऑफ राइटिंग। दिस इज माय टेबल E, दिस इज माय टेबल C। अब समझिए सर, अगर मैं एनरोल टेबल से सारी की सारी SIDs प्रोजेक्ट करा लूं, ऑर्डर ऑफ एवोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ऑर्डर ऑफ एवोल्यूशन पे फोकस कीजिए। अगर मैं एनरोल टेबल से सारी की सारी SIDs प्रोजेक्ट करा लूं और मैं कोर्स टेबल से सारी की सारी CIDs प्रोजेक्ट करा लूं, तो यहां से मुझे क्या मिला सर? जब मैंने ये क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म किया तो मुझे क्या मिला? तो जब मैंने ये क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म किया तो मुझे मिला, एक मिनट थोड़ा सा राइट, अरे यार तुम जीवन में कभी तो चल जाया करो। करने जाऊंगा तो चलेगा मस्त। है ना?
अगर मैंने एनरोल टेबल से एसआईडी और कोर्स टेबल से सीआईडी को क्रॉस प्रोडक्ट किया तो आपको पता है एनरोल टेबल से एसआईडी और कोर्स टेबल से सीआईडी को प्रोजेक्ट करने से मुझे यूनिवर्सल सेट मिलता है, जिसके अंदर विल गेट द यूनिवर्सल सेट इन विच एवरी स्टूडेंट फ्रॉम द एनरोल टेबल एनरोल फॉर एवरी कोर्स। क्लियर? यहां से मुझे क्या मिला सर? वी गेट द यूनिवर्सल सेट in which every student enroll table enroll every course। नाउ माय क्वेश्चन इज कि सर अगर मैं इस टेबल से एक्चुअल में, यार ये जगह चाहिए मुझे, जल्दी कर दी और अब परेशान। दिस इज अ क्रॉस प्रोडक्ट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? प्लीज इतना बताइए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अभी आप समझोगे 2 मिनट में सब कुछ चमत्कार समझ में आ जाएगा, लेकिन इट्स अ प्रोसेस जो आपको सीखनी पड़ेगी कि हम काम कैसे करते हैं। तो यहां पर ये हुआ कि सर हर स्टूडेंट हर कोर्स के लिए एनरोल कर रहा है। अब अगर मैं ये बोलूं कि सर यहां से अगर मैं एनरोल टेबल में जो एक्चुअल टपल्स हैं, इसका मतलब स्टूडेंट ने जिन कोर्सेज के लिए एनरोल किया है, अगर मैं उस एक्चुअल टेबल को सब्ट्रैक्ट करवा दूं, सर ये क्या है जो यहां ऊपर दिखाई दे रही है? कलर यूज कर रहा हूं, कलर को अच्छे से विजुलाइज करने की कोशिश कीजिएगा कि कौन सा कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ आएगा ये सब्ट्रैक्शन है, ये सब्ट्रैक्शन कुछ और देगा। और ये क्या है सर? दिस इज एक्चुअल enrollment information, actual enrollment information from enroll table। ओहो, तो थोड़ा सा ये समझना, इस टेबल में हर स्टूडेंट ने हर कोर्स के लिए एनरोल किया, इस टेबल में हर स्टूडेंट ने हर कोर्स के लिए एनरोल किया है, और यहाँ पर सिर्फ वही स्टूडेंट, यहाँ पर सिर्फ वो इंफॉर्मेशन थी कि किस स्टूडेंट ने किस कोर्स के लिए एनरोल किया है। नाउ माय क्वेश्चन इज कि सर अगर मेरे पास ये जो एक टेबल है, मैं इसको बनाऊंगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। मेरे पास ये एक टेबल है जिसके अंदर मेरे पास एंट्रीज हैं, हर स्टूडेंट ने हर कोर्स के लिए एनरोल किया, SID CID, ठीक है। यहाँ इंफॉर्मेशन है S1 enrolled for C1, S1 enrolled for C2, S1 enrolled for C3, S2 C1, S2 C2 1। क्या ये थी? और सर यहाँ की जो टेबल थी वो भी हमारे पास है। यहाँ पर मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि एक्चुअल में किस स्टूडेंट ने किस कोर्स के लिए एनरोल किया है। तो क्या इंफॉर्मेशन थी सर, वो मैं थोड़ा सा देख करके आता हूँ। S1 C1
1 C2 C2 S3 C2 S1 C3 एंड S2 क्या कुछ समझ में आता है कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या होगा? सर यहां पर ये इंफॉर्मेशन है कि मैंने एक ऐसी टेबल क्रिएट कर ली जिसमें हर स्टूडेंट हर कोर्स के लिए एनरोल करता है, और ये एक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि किस स्टूडेंट ने किस कोर्स के लिए एनरोल किया है। नाउ द ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट इज कि सर जब मैं ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करूंगा, तो अगर किसी स्टूडेंट ने सच में सारे के सारे कोर्सेज के लिए एनरोल किया होगा तो S1C1 यहाँ पे भी है, S1C1 यहाँ पे भी है, सब्ट्रैक्ट हो गया। S1C2 यहाँ पर भी है, S1C2 यहां पर भी है, सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है सर, S1C3 यहां पर भी है, यहां पर भी है, सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो सर मिलेगा क्या? सर मुझे मिलेगा रिलेशन लेफ्ट हैंड साइड से टपल मिलते हैं जो रिलेशन राइट हैंड साइड में प्रेजेंट ना हो। रिलेशन लेफ्ट हैंड साइड से वो टपल जो रिलेशन राइट हैंड साइड में प्रेजेंट ना हो। तो आफ्टर दिस सब्ट्रैक्शन अगर जेन्युइनली किसी स्टूडेंट ने सारे के सारे कोर्सेज के लिए एनरोल किया होगा, अगर किसी स्टूडेंट ने जेन्युइनली सारे के सारे कोर्सेज के लिए एनरोल किया होगा, तो आफ्टर दी सब्ट्रैक्शन उसकी इंफॉर्मेशन आपकी टेबल से खत्म हो जाएगी। हाँ या ना? सो आई विल गेट समथिंग एल्स। मुझे वो सारे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन मिलेगी जिन्होंने सारे कोर्सेज के लिए एनरोल नहीं किया है। तो मुझे वो सारे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन मिलेगी जिन्होंने सारे कोर्सेज के लिए एनरोल नहीं किया है। हाँ या ना? आफ्टर दिस सब्ट्रैक्शन व्हाट विल यू गेट? सर सुनिए 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 सर, आफ्टर दिस सब्ट्रैक्शन आपको जो रिजल्ट मिलेगा मैं वो भी यहां पर डिफाइन कर रहा हूं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कि आपको एसआईडी मिलेगी, आपको सीआईडी मिलेगी। स्टूडेंट S1 ने सारे के सारे कोर्सेज के लिए एनरोल किया था, इसलिए यहां पर भी सारे के सारे टपल्स होंगे, यहां पर भी सारे के सारे टपल्स होंगे, S1 की इंफॉर्मेशन गायब। अब क्या होगा सर? S2 ने C1 के लिए किया है, S2 ने यहां पर भी C1 के लिए किया है, S2 ने C2 के लिए इसमें किया है लेकिन वहां नहीं किया, इसलिए यहां पर S2 C2 आएगा। सुनिएगा, यहां पर S2 C2 आएगा, एंड S3 ने C1 के लिए यहां किया है, वहां पे नहीं किया है, तो S3 C1 आएगा एंड S3 C3 आएगा। तो यहां से मुझे क्या मिला? सर विल गेट द इंफॉर्मेशन दैट व्हाट विच स्टूडेंट डिड नॉट एनरोल फॉर व्हाट कोर्सेज, है ना? तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? विल गेट द इंफॉर्मेशन दैट विच स्टूडेंट डिड नॉट एनरोल और get the information that for what courses a particular student did not enroll। तो मुझे क्या मिला? S2 ने C2 के लिए एनरोल नहीं किया है, S3 ने C1 के लिए और S3 ने C3 के लिए एनरोल नहीं किया। समझ गए बात को? अब बात समझिएगा सर, जब मैं यहां से जो कुछ भी मुझे मिला है इस रेड कलर के टेबल में, जो कुछ भी मुझे मिला है इस रेड कलर के टेबल में, जब मैं यहां से एसआईडी को प्रोजेक्ट करूंगा तो मुझे कौन से स्टूडेंट की एसआईडी मिलेगी? जब मैं ये जो रेड कलर की टेबल है इसमें से एसआईडी को प्रोजेक्ट करूंगा तो मुझे कौन से स्टूडेंट की एसआईडी मिलेगी? सो मोर इंपॉर्टेंटली आपको यह समझना है, दिस टेबल कंटेन्स द इंफॉर्मेशन, दिस टेबल कंटेन्स ओनली दोज एसआईडीज, दिस टेबल contain
the SIDs of only those students who did not enroll for all courses. यस और नो? इस टेबल में सिर्फ कौन से स्टूडेंट की एसआईडी है? इस टेबल में सिर्फ उन स्टूडेंट की एसआईडी दिखाई दे रही है जिन्होंने सारे के सारे कोर्सेज के लिए एनरोल नहीं किया है। ऐसा स्टूडेंट जिसने सारे कोर्सेज के लिए एनरोल किया था, उसकी इंफॉर्मेशन कंप्लीटली सब्ट्रैक्ट हो चुकी है। आया ना? बोलो 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 बोलो, सोच लो अच्छे से क्या दिक्कत आ रही है। तो यहां से जब मैं प्रोजेक्ट कराऊंगा एसआईडी तो मुझे क्या मिलेगा? सर ये कलर्स को फोकस करो, ये जो रेड कलर का रिजल्ट था उसके ऊपर मैंने ये रेड कलर का आउटपुट मांगा है, ठीक है? तो यहां से मुझे क्या मिला सर? यहां से मुझे मिलेगा SIDs of the students who did not enroll for all courses. तो अल्टीमेटली आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा? अल्टीमेटली आपको रिजल्ट में मिलेंगी SIDs कौन कौन से स्टूडेंट की? S2 एंड S3 की, बिकॉज S2 एंड S3 डिड नॉट एनरोल फॉर ऑल दी कोर्स। S2 एंड S3 डिड नॉट एनरोल फॉर ऑल कोर्सेज। अब अगर मैं एक नई टेबल ले लेता हूं कि लेट्स एज्यूम कि अगर मैं एनरोल टेबल से एक्चुअल SIDs उठाता तो ये वो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हु एनरोल फॉर सम कोर्सेज, वन और ऑल। ये तो पहले ही समझ चुके हैं। दिस गिव्स मी स्टूडेंट्स हु एनरोल्ड फॉर सम तो यहां से मुझे क्या मिलेगा सर? यहां से मुझे SIDs मिलेंगी सारे के सारे स्टूडेंट्स की जिन्होंने कम से कम एक कोर्स के लिए एनरोल किया है, S1 S2। तो यहाँ पर उनकी SIDs हैं जिन्होंने कम से कम एक कोर्स के लिए एनरोल किया था, और यहाँ पर उनकी SIDs हैं जिन्होंने सारे के सारे कोर्स के लिए एनरोल नहीं किया है। तो ये जो सब्ट्रैक्शन है, दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ये जो सब्ट्रैक्शन है, दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। यस और नो? दिस इज द इक्वल, दिस सब्ट्रैक्शन विल प्रोवाइड द फाइनल इक्वालिटी। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा सर? यहाँ से, यहाँ वो स्टूडेंट थे जिन्होंने कम से कम एक कोर्स के लिए एनरोल किया है, यहाँ वो है जिन्होंने सारे के सारे के लिए एनरोल नहीं किया है। तो कम से कम एक के लिए माइनस जिन्होंने सबके लिए नहीं किया है, यू आर लेफ्ट विद द स्टूडेंट हु एनरोल फॉर ऑल कोर्सेज, राइट सर? इट रिजल्ट्स द SIDs of the students चमका कि नहीं चमका? अच्छे से एक बार अब ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन यहां से पढ़ोगे तो जीवन में कुछ समझ में नहीं आएगा। जिस आदमी ने इस क्वेरी को यहां से रीड करके समझने की कोशिश की, उसका रिलेशनल अलजेब्रा जीवन में कभी अच्छा नहीं हो सकता।
उसका रिलेशनल अलजेब्रा जीवन में कभी अच्छा नहीं हो सकता। और ऐसा, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, हम पूरे रिलेशनल अलजेब्रा में ऐसे ही मजे लेंगे। वाह यार, कैसे, मतलब प्रोसीजर, दैट्स द आइडिया, वी नीड टू डिफाइन द प्रोसीजर दैट हाउ एग्जैक्टली दिस इंफॉर्मेशन विल बी रिट्रीव्ड फ्रॉम द बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमको पता है, या तो फिर बेसिक ऑपरेशंस जो हमें मालूम है। देख लो अच्छे से, किसी का कोई भी डाउट है तो बता दीजिए, मैं पहले ही बता देता हूं। सर मुझे चाहिए थे वो स्टूडेंट जिन्होंने सारे के सारे कोर्स के लिए एनरोल किया, तो मैंने बोला लेट्स अज्यूम कि एक टेबल बना लेते हैं जिसमें सारे स्टूडेंट ने सारे कोर्स के लिए एनरोल किया है। अगर उसमें से मैं एक्चुअल टेबल को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो अगर किसी भी स्टूडेंट ने सारे कोर्स के लिए एनरोल किया होगा, तो आफ्टर दी सब्ट्रैक्शन उस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन कंप्लीटली गायब हो जाएगी। तो आफ्टर दी सब्ट्रैक्शन मेरे पास बचेगा क्या सर? उन स्टूडेंट्स की एसआईडी के करस्पॉन्डिंग टपल्स की जिन्होंने किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए एनरोल नहीं किया है, तो कौन से स्टूडेंट ने सारे के सारे कोर्सेज के लिए एनरोल नहीं किया और कौन कौन से कोर्सेज के लिए उन्होंने एक्सप्लिसिटली एनरोल नहीं किया है, ये भी पता चलेगा। बट अल्टीमेटली वो इंपॉर्टेंट था नहीं। जब मैंने ये बोला कि लेट्स अज्यूम कि सारे के सारे स्टूडेंट सारे के सारे कोर्स के लिए एनरोल करते हैं, उसमें से एक्चुअल एनरोलमेंट इंफॉर्मेशन सब्ट्रैक्ट कर दो, देन यू विल हैव अ टेबल जिसके अंदर सिर्फ उन स्टूडेंट्स की एसआईडी होगी जिन्होंने सारे के सारे कोर्स के लिए एनरोल नहीं किया होगा। तो व्हेन यू प्रोजेक्ट दी एसआईडीज, जो आपको उन स्टूडेंट्स की एसआईडी मिल जाएगी जिन्होंने सारे के सारे कोर्सेज के लिए एनरोल नहीं किया है। जिन्होंने कम से कम एक कोर्स के लिए एनरोल किया है, उनमें से अगर उनको हटा दो जिन्होंने सबके लिए एनरोल नहीं किया है, देन यू विल बी लेफ्ट विद द स्टूडेंट जिन्होंने सबके लिए एनरोल किया है। मेक सेंस? अमेजिंग। आया मजा कि नहीं आया? तो आपको जो फाइनल रिजल्ट मिला है वो यहां से नहीं, सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट फाइनल रिजल्ट है। तो क्वेरी का एवोल्यूशन से सबसे पहले ये एवोल्यूट होगा, फिर ये एवोल्यूट होगा, फिर सब्ट्रैक्शन होगा, उसके बाद ये परफॉर्म होगा, फिर ये परफॉर्म होगा, इसके अंदर से इसका रिजल्ट सब्ट्रैक्ट होगा, एंड फाइनली यू विल गेट द आउटपुट। इंडिविजुअल लेवल पे मीनिंग पता होने चाहिए क्या हो रहा है। जब तक ये दोनों चीजें मिले ना, तब तक सब्ट्रैक्शन कैसे? ये तो आप निकाल लोगे, चलो अलग है, लेकिन ये पूरे के लिए तो पहले ये इवैल्यूएट होना चाहिए, फिर ये, फिर सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, तब एसआईडी आई। फिर और अगर आप क्वेरी को ऑर्डर, सर यहां पर ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, सर जनरली ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन विल बी डिफाइंड यूजिंग द ब्रैकेट्स। आपको समझ में आएगा सब कुछ। जो इनर मोस्ट ब्रैकेट है वो सबसे पहले सॉल्व होना चाहिए भाई, है ना? सर एक चीज का मतलब पता होना जरूरी, हाँ एक एक चीज का मतलब पता होना जरूरी है। इसीलिए तो है, हवा में काम नहीं चलेगा। तभी मैंने बोला था जाग जाओ, अगर सो रहे हो तो नींद से जाग जाओ, वरना बाद में ये सब मोह माया ही है। ठीक है, एनीवे अब एक दूसरी चीज समझना। सर यहाँ पर जो मैंने टेबल दी थी ना, उस टेबल में ही सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन थी सर, कोर्स एनरोल टेबल और कोर्स टेबल। इसके अंदर तो और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है ना एनरोल टेबल में। सर एनरोल टेबल में तो और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। लेट्स अज्यूम मैं अगर आपको और इन्फॉर्मेशन दे करके टेबल बना दूं, तो क्या कुछ फर्क पड़ जाएगा? अगर मैं और इन्फॉर्मेशन दे करके टेबल बना दूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कंसिडर दी फॉलोइंग रिलेशन। मैंने इसमें ये भी बोल दिया कि सर यहाँ पर कोर्स की आईडी के साथ साथ स्टूडेंट ने उसके लिए कितनी फी दी है ये भी है। 2K, 3K, 2K, 3K, 3K, ठीक है, वॉट एवर। ठीक है, कोर्स का नाम भी डाल दो सर। मजा नहीं आया सर, कोर्स का नाम भी चाहिए सर। कोर्स टेबल में सिर्फ सीआईडी थोड़ी ना होगी, कोर्स टेबल में सिर्फ सीआईडी थोड़ी ना होगी। तो मैंने डाला कि कोर्स का नाम भी बता दो। ठीक है, तो आप सुनना सर, होगा क्या? कोर्स का नाम डाला, ओएस, ओएस डाल सकता हूं मैं, एंड क्या पढ़ रहे हैं हम, डीबीएमएस तो डालो कम से कम। है ना? अब मुझे बताओ, अगर ये टेबल ऐसी हो और मैं पूछूं रिट्रीव एसआईडीज ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स हु एनरोल्ड फॉर ऑल दी कोर्सेज, हाउ विल यू राइट दी क्वेरी?
will you simply write enroll divide by course? सर प्रीवियस केस में मैंने ये एक्सप्लिसिटली लिखा, अगर मैं ये नहीं भी लिखता तो एनरोल टेबल में सिर्फ और सिर्फ एसआईडी एंड सीआईडी थी एंड कोर्स टेबल में सिर्फ और सिर्फ सीआईडी थी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बार अगर मैं बोलूं एनरोल डिवाइड बाय कोर्स, क्या ये काम करेगा? क्या कोई भी ऐसा टपल है जिसमें जिसके करस्पॉन्डिंग ये सारे के सारे टपल्स हैं? सर यहाँ के टपल में कोर्स नेम की इंफॉर्मेशन है ही नहीं। जो एनरोल टेबल का टपल है उसमें कोर्स नेम की इंफॉर्मेशन है ही नहीं, है ना। तो अगर मैं बोलूं रिट्रीव एसआईडीज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु एनरोल्ड फॉर ऑल कोर्सेज, राइट, तो द आइडिया इज सर मुझे सी नेम की इंफॉर्मेशन तो यहाँ मिलेगी नहीं, इसका मतलब नन ऑफ द टपल इज एसोसिएटेड विद ऑल द टपल्स ऑफ कोर्स टेबल। None of the tuple is associated with all the tuples of course table, but there are some tuples who are associated with all the CIDs of course table. हाँ या ना? There are some tuples who are associated with all the CIDs of course table, but none of the tuple is associated with all the tuples of course table. हाँ, क्लियर? तो अगर आप इसको सीधे सीधे ऐसा लिखोगे तो ये आंसर नहीं देगा, ये आंसर नहीं देगा। इसीलिए मैंने जो शुरुआत में लिखा था वो सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। मैंने तब भी बोला था नहीं लिखो तो चलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके अंदर बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हो सकते हैं, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है वो हम लोगों को अब आ गई है। मैं बोल सकता हूं कि यार मैंने ये बोला कि एवरी आई मीन द टपल ऑफ एनरोल टेबल व्हिच इज एसोसिएटेड विद ऑल द कोर्स टेबल इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नो टपल ऑफ द एनरोल टेबल इज एसोसिएटेड विद ऑल द टपल्स ऑफ कोर्स टेबल, क्योंकि यहाँ पर तो कोर्स नेम की इंफॉर्मेशन है ही नहीं और टपल में तो कोर्स नेम भी है। लेकिन कोर्स टेबल के हर टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है कोर्स आईडी। कोर्स टेबल के हर टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है कोर्स आईडी। तो अल्टीमेटली काम तो यही था, स्टूडेंट फॉर ऑल कोर्सेज। इसका मतलब ऐसा टपल जिसके अंदर ऐसे ऐसे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन जिसके करस्पॉन्डिंग सारी की सारी एसआईडीज हैं, ऐसा स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, ऐसे टपल की एनरोल टेबल से ऐसा टपल जिसमें स्टूडेंट की जो इंफॉर्मेशन है वो कोर्स टेबल की सारी सीआईडी से एसोसिएटेड है, वो मेरे काम का है। आया ना? चलिए, तो मैं कोर्स आईडी से सिर्फ क्या लूंगा? सीआईडी लूंगा। मैं कोर्स आईडी से सिर्फ क्या लूंगा? सीआईडी, क्योंकि मैं ये चेक करना चाहता हूं कि एनरोल टेबल में जो टपल सारी की सारी सीआईडी से एसोसिएटेड है, एनरोल टेबल में जो टपल सारी की सारी सीआईडी से एसोसिएटेड है वो मेरे काम का है। हाँ या ना? तो मैं डिनोमिनेटर में सिर्फ सीआईडी से इंटरेस्टेड हूं। बोलिए यार, एनरोल टेबल में जो टपल सारी की सारी सीआईडी से एसोसिएटेड है वो मेरे काम का है। क्लियर है ना? अब यहां तक भी हो गया कि मैं सिर्फ सीआईडी में इंटरेस्टेड हूं। अब आप बताना सर इसको किसको डिवाइड करूं? सिर्फ बाय एसआईडी एनरोल को डिवाइड करूं बाय सीआईडी से, या तो फिर इस पूरे एनरोल टेबल को डिवाइड कर दूं? नहीं, अभी भी समझना सर, अभी भी समझिएगा। मैंने अभी अभी डेरिवेशन लिखा है, ये जो डेरिवेशन है ये किस चीज का है? तो जब आप इस तरीके से लिखते हो ना, इस तरीके से लिखते हो तो इंटरनली होता क्या है, एनरोल टेबल से एसआईडी आती है, इन दोनों में जो कॉमन एट्रीब्यूट है उसको छोड़ दो, जो बचा हुआ है उसको प्रोजेक्ट करेंगे। तो मैं एनरोल टेबल से एसआईडी को प्रोजेक्ट करूंगा, एनरोल टेबल से एसआईडी को प्रोजेक्ट करूंगा, उसका कोर्स टेबल के अंदर जो सीआईडी है उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म करूंगा, फाइनली जो एक्चुअल एनरोल टेबल है उससे सबट्रैक्ट करूंगा। सो द आइडिया इज सर अगर मैं यहाँ पर पूरा का पूरा एनरोल टेबल लेता और मैं सिर्फ एसआईडी और सीआईडी को क्रॉस प्रोडक्ट करता, सुनना, अगर मैं पूरा का पूरा एनरोल टेबल लेता और मैं सिर्फ एसआईडी और सीआईडी का क्रॉस प्रोडक्ट करता और उसके अंदर से एक्चुअल एनरोल टेबल की इंफॉर्मेशन को सेपरेट करता, तो एक्चुअल एनरोल टेबल में तो फीस भी थी, तो यहाँ पर 2 एट्रीब्यूट, यहाँ पर 3 एट्रीब्यूट, ये काम ही नहीं करता। यहाँ पर 2 एट्रीब्यूट, यहाँ पर 3 एट्रीब्यूट, ये काम ही नहीं करता। सो गेटिंग द आइडिया कि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन काम की है। सर आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो SIDs of the student who enrolled for all courses. So all courses will be specified by CID and the corresponding student will be associated with SID. So SID और CID ही मेरे काम की इंफॉर्मेशन है, फी मेरे काम की नहीं है, कोर्स नाम मेरे काम का नहीं है। तो मैं सिर्फ SID CID यहां से उठाऊंगा और यहां से सिर्फ CID उठाऊंगा। क्लियर है? क्लियर है कि यहां से मैं सिर्फ एसआईडी और सीआईडी उठाऊंगा, यहां से सिर्फ सीआईडी उठाऊंगा, बिकॉज काम की चीज एसआईडी चाहिए जो सारी की सारी सीआईडी से एसोसिएटेड है। एसआईडी चाहिए
जो सारी की सारी सीआईडी से एसोसिएटेड है। तो कौन चाहिए, किसके साथ एसोसिएशन है? तो पेरेंट टेबल से सिर्फ बोलोगे कौन चाहिए, किसके साथ एसोसिएशन है, और कौन कौन आपके डिनोमिनेटर से आएगा, वो आप देख लीजिए कि सब सीआईडी की रिक्वायरमेंट है। क्लियर? क्योंकि each tuple of course table can be uniquely identified using course table or using CID. Make sense? बोलो 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 बोलो। यस। तो इसके लिए भी रिजल्ट यही रहेगा कि आप यहां से सिर्फ एसआईडी और सीआईडी को प्रोजेक्ट करोगे और उसके लिए ये रिफाइन करोगे, और इसका जो रिजल्ट है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये कैसे प्रोजेक्ट होता है। दोनों ही केसेस में रिजल्ट सेम आएगा, दोनों ही केस रिजल्ट सेम आएगा। समझ गए? So we are done with the division operation as well. We are done with the division operation as well. छोड़ दे रहा हूँ मैं, सैटरडे है, थोड़ा रेस्ट कर लो। बाकी जो नई चीज़ें हैं वो नया सेशन, नई कहानी वैसे शुरू कर, ठीक है? तो आई होप डिराइव्ड रिलेशन अलजेब्रा ऑपरेशन कौन कौन से थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइन ऑपरेशन आप अच्छे से समझ पाए हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा इक्वी है, कौन सा थीटा है, कौन सा नेचुरल है, कब इक्वल लगाना है, कब नहीं लगाना है, कब कितने एट्रीब्यूट आएंगे, कब डुप्लीकेट एट्रीब्यूट आएंगे, कब डुप्लीकेट एट्रीब्यूट नहीं आएंगे, बहुत क्लियरली मेंशन किया है। इनर जॉइन सिर्फ और सिर्फ वो टपल्स जो मैचिंग क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं वो आएंगे। आउटर जॉइन मैचिंग क्राइटेरिया के अलावा भी टपल्स आ सकते हैं, लेफ्ट राइट या दोनों रिलेशन। डिवीजन ऑपरेशन वेरी इंटरेस्टिंग, 4 बार जाकर के रिवाइज कर लेना डिवीजन कम से कम 4 बार जाकर के रिवाइज कर लेना डिवीजन को, एक बार में छोड़ना नहीं, एक बार में छोड़ना नहीं, डिवीजन को कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज कर लेना। अगर कल भी कोई डाउट आता है तो टेलीग्राम पे मार देना, परसों तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए जो मैंने ऑपरेशंस बताए हैं उनसे रिलेटेड। परसों हम सिर्फ और सिर्फ क्वेरी से खेलेंगे, गिवन अ डेटाबेस 3 रिलेशन लूंगा, उन 3 रिलेशन में अलग अलग क्वेरी लिख करके पूरा रिलेशन अलजेब्रा खत्म, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको कभी भी रिलेशन अलजेब्रा में। बट साथ चलिएगा, जैसे मैंने, टाइम लगता है चीजों को विजुलाइज करने में, टाइम लगता है। डिवीजन सर क्या एक क्वेश्चन हुआ है, अल्टीमेटली आप देखो तो सिर्फ एक क्वेश्चन, लेकिन आप सीखे बहुत कुछ हो कि हम कर क्या सकते हैं, तो उसके ऊपर फोकस कीजिएगा जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? चलिए, सो दिस इट, गुड नाइट। गुड नाइट चालू हो गया है तो मेरा भी गुड नाइट ले लीजिए और मस्त सोइए, एंजॉय कीजिए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग। So for every condition we have to make new, not like that। ना ना, नहीं, कुछ स्पेसिफिक है, ये तो डिराइव था और ये तो डिराइव था ही, तो इसके लिए तो अलग से कॉन्सेप्ट आना ही था। जैसे नेचुरल जॉइन भी एक डिराइव रिलेशन अलजेब्रा ऑपरेशन था, तो उसके लिए अलग से कॉन्सेप्ट आना ही था, है ना दिलशाद? बट कुछ कॉमन चीजें हैं जिनके ऊपर फोकस करने की जरूरत होती है, वो हम क्वेश्चंस के साथ समझेंगे कि अच्छा ये गलती मैं कर सकता था, ये नहीं करनी है। ओ अब ऐसी सिचुएशन में फंस गए तो ये कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, मिनिमम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। एज आई सेड, कुछ चीजें हैं जिनके लिए डायरेक्ट ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, और अगर मुझे 3 टपल कंपेयर कराने हो सेम टेबल के तो कैसे करूंगा, 4 कंपेयर कराने हो तो कैसे करूंगा, वो सारी चीजें हैं। एक एक टाइप का एक एक क्वेश्चन, एंड दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। एक एक टाइप का एक एक क्वेश्चन दिलशाद, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। देयर विल बी नो न्यू कॉन्सेप्ट, बट ऑल कॉन्सेप्ट विल बी न्यू। There will be no new concept as such, but all concepts will be new for the very first time। ठीक है? मैं वही क्वेश्चंस डिस्कस ही करूंगा जिसके अंदर हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को मिले, बट मेक श्योर कि आप उन क्वेश्चंस को हर तरह से रिवाइज करें, ताकि मैं तो एक ही करा सकता हूं ना, हर कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन करा सकता हूं, उस कॉन्सेप्ट पे 25 अलग क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व ऑल दोस क्वेश्चंस। उस एक क्वेश्चन का उतना अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, उसके सारे दाएं बाएं कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश, ठीक है? चलो, सो दिस इट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।